हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। आज मंडे है। मंडे को राजस्थान का वीकली करंट अफेयर्स डे है। मैम पहले सैटरडे को होता था। हाँ, सैटरडे को होता था, बट सैटरडे को प्रॉब्लम ये थी कि व्हेन आई यूज्ड टू शूट ऑन सैटरडेज, मुझे सुबह शूट करना पड़ता था, तो मैं सिर्फ फ्राइडे इवनिंग तक की न्यूज ले पाती थी। तो सैटरडे संडे ये जो न्यूज होती हैं दोनों नेक्स्ट वीक कई बार मिस हो जाती हैं, कई बार सिर्फ वेबसाइट पे मिलती हैं, मैं वीडियो में नहीं ले पाती। तो मंडे डिसाइड किया है। ठीक है, चलो, आई विल सी यू एवरी मंडे विद दिस टॉपिक नाउ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट दो तीन न्यूज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आज कवर नहीं करी हैं, उनके लिए मैं अलग से लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। स्पेशली जो भी स्पोर्ट्स में हुआ है, स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर कंपाइलेशन मैं बना रही हूँ, जिसमें आपको राजस्थान का कौन सा स्पोर्ट, कौन सा क्या कहते हैं एथलीट है, किसने कौन सा मेडल जीता है, कहाँ जीता है, किसको हराया है, क्या स्कोर रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री के एग्जाम में आ जाते हैं। राइट, तो इनको अपन को कवर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी रिसेंटली प्रवासी राजस्थान दिवस हुआ था 10th ऑफ दिसंबर को, उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप प्लीज उसको देखना। मैंने पूरी जानकारी दी है, क्या हुआ था, क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे एंड एवरीथिंग। उस दिन एक स्पेशल काम हुआ था, वो सूना मैं उस वीडियो को भी आपको शूट करके दे दूंगी, आप प्लीज उसको देखना। राजस्थान ने नई टूरिज्म पॉलिसी निकाली थी 10th ऑफ दिसंबर, जब प्रवासी राजस्थान दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी दिन राजस्थान ने अपनी न्यू टूरिज्म पॉलिसी भी लॉन्च करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है आपका क्या कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। उसके अलावा उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स नए बनाए हैं, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होने वाला है, एमसीक्यूज में भी बनता है। सो दीज टू थिंग्स अपन अलग से बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी अपना रेगुलर न्यूज है, आपको लग सकता है कि एक दो न्यूज तो रिपीटेड है। रिपीट होना अच्छी बात है। अगर पेपर में आ रहा है, डीआईपीआर में, सुजस में कहीं पे आ रहा है, रिपीट हो रहा है और मैं कवर कर रही हूँ, तो इट ओनली मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास में रिवीजन वाला चांस रहता है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहली न्यूज, गंग कैनाल की सेंटिनरी सेलिब्रेशन हुई। गंग कैनाल कहाँ है? गंग कैनाल है श्री गंगानगर में, राइट। और गंग कैनाल का पानी कहां से आता है? एक्सक्यूज मी, लाइन वाइज चलते हैं, ठीक है, लाइन वाइज चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, ये कहां से आ गई चीज, कोई बात नहीं। श्री गंगानगर में आज से 100 साल पहले महाराजा कहाँ गए, हाँ, महाराजा गंग सिंह जो हैं, आज से 100 साल पहले उन्होंने एक कनाल की क्या कहते हैं स्थापना करी। स्थापना कैसे कह सकते हैं, लाइक ही क्रिएटेड या ही कंस्ट्रक्टेड अ कनाल, नॉट हिमसेल्फ। कंस्ट्रक्टेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? बनाई थी, राइट। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा हाइपर हूँ। इट्स नॉट दैट, आई एक्चुअली टुक अ लिटिल शुगर इन माय ब्रेकफास्ट, और वो शुगर के कारण थोड़ा सा ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं। आई विल बी इन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो श्री गंगानगर में उस टाइम 100 साल पहले जो महाराजा गंगा सिंह जी थे, उन्होंने ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ कैनाल, राइट। और उस कैनाल का नाम क्या है? गंग कैनाल। तो उस गंग कैनाल को 5 दिसंबर 2025 को 100 साल पूरे हो गए, ठीक है, आज से 10 दिन पहले का हुआ है। और राजस्थान के एग्रीकल्चर, यानी कि जो नॉर्दर्न रीजन है राजस्थान का, स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्री गंगानगर, वहां पर क्या हुआ है, गंग कैनाल की प्रेजेंस से काफी एग्रीकल्चरल आउटपुट में अपन को अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अब तो क्या है, अब तो इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह है, और उनकी बहुत सारी सब्सिडरी और फीडर कैनाल्स हैं। जैसे श्रीगंगानगर में ही दूसरी है चौधरी कुंभाराम कैनाल है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और लास्ट में झुंझुनू तक आती है। तो ये जो तीन हैं, ठीक है, वो समझ में आता है। अलग अलग फीडर कैनाल्स आ गई हैं, अलग अलग सब कैनाल्स आ गई हैं, अलग अलग आपके वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं, बट गंग कैनाल की अपनी एक ऐतिहासिक वो है, इंपॉर्टेंस है। ओके, राइट। तो इनका विजन जो था, उन्होंने उस विजन ने सेमी एरिड रीजन हुआ करता था, जो राजस्थान का नॉर्दर्न वाला पोर्शन, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का पोर्शन, वहां पर अच्छी फूड ग्रोइंग रीजन को बना के रख दिया है, और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव अपन को रिजल्ट देखने को मिला है। राजस्थान सरकार ने 5 दिसंबर को 1717 करोड़ का फंड जारी किया है कि गंग कनाल को अपन वापस रिवाइव करें और इसको एक्सपैंड करें। यहाँ पर सिर्फ रिवाइवल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी थी, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का भी बोला था, तो मैंने एग्जैक्टली वही चीज रिपीट करी है। सिर्फ रिवाइव ही नहीं करना है, एक्सपैंड भी करना है, और 1717 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी को मार्क करता है, ठीक है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गंग कैनाल से रिलेटेड हैं। तो एक तो फिरोजपुर फीडर है, ठीक है, फिरोजपुर फीडर के लिए सैकड़ों करोड़ लगाए जा रहे हैं, 647 करोड़ रुपीस लगाए जा रहे हैं। बीकानेर कैनाल के लिए 300 करोड़ लगाए जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन वगैरह के लिए। और 2 फेजेस और हैं, जिसमें इतने हेक्टेयर्स फेज 1 के लिए, और
75 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे कि जो आसपास के कैनाल्स वगैरह हैं या वाटर कंजर्वेशन कोर्सेज हैं उनका डैमेज हो गया किसी में। ओके, जैसे कैनाल के भी सब कैनाल्स होते हैं और सब कैनाल्स की भी एनिकेट्स होती हैं, ठीक है। ओके, इतना तो मुझे सुनने वाले टिपिकल राजस्थान के लोग हैं, सबको पता है कि एनिकेट क्या होता है। हर मॉनसून में एनिकेट्स बनते हैं, पानी कंजर्व होता है और जैसे ही मॉनसून ओवर होता है, पानी की मात्रा कम होती है या खत्म हो जाता है पानी, तो एनिकेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो नेचुरल रीजन से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और मैन मेड रीजन से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, बार बार डिस्ट्रॉय करने के कारण क्या होता है, एक डिफंक्ट एरिया बन जाता है कि वहां पर मतलब टिपिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट रिसोर्सेज लोग नहीं लगाते हैं, ना गवर्नमेंट करती है ना एडमिनिस्ट्रेशन करता है। उनका भी आपको रिवाइवल की जरूरत है। गांव-गांव में आपको गली-गली में एनीकट चाहिए ताकि आप पानी को रोक सकें और पानी का कंजर्वेशन कर सकें। दिस इज राजस्थान, वी नीड टू कंजर्व वाटर। यूपी वालों की तरह नहीं कर सकते अपन की ब्रश करते करते नल चल रहा है और चल ही रहा है और पूरे घर में चक्कर काट रहे हैं और जब ब्रश करना फिनिश हो गया तब जाके नल को बंद कर रहे हैं। आई यूज्ड टू हैव अ क्लासमेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज और मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार पानी बर्बाद कर रहे हो यार। बोले कि यार रिलैक्स, यू आर इन मुंबई। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन मुंबई बट आई एम फ्रॉम राजस्थान और मुझे पता है कि राजस्थान में पानी नहीं है तो कैसा होता है। एनीवे, तो ये सारे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका प्लेज लिया गया है कि 2027 तक 2027 के अक्टूबर तक इन सभी कैनाल्स का भी काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं लाइक आई सेड अक्टूबर 2027 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स क्यों चलाए जा रहे हैं? राजस्थान में दो ही कारणों से अपन को पानी की डायरेक्ट जरूरत होती है, एक तो डायरेक्ट कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, एंड सेकंड इरिगेशन। तो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपन का पहला एक तरह से फोकस यही है। 5,000 करोड़ रुपए 2 साल तक कैनाल रिलेटेड जितना भी काम होने वाला है, और ये गंगा कैनाल की ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, वहां लगाए जाएंगे। 1,400 करोड़ रुपए ऑनगोइंग यानी कि अभी चल रहा है जो काम, उसमें लगाए जा चुके हैं। 3,265 करोड़ रुपए टेंडरिंग वगैरह में निकाले गए हैं कि भाई ओके, पानी सिर्फ कंजर्व ही नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पानी को एक तरह से लोगों तक पहुंचाना ही नहीं होता है, आपको पानी को क्लीन भी रखना होता है, ठीक है। तो आप वाटर पोल्यूशन वगैरह से भी डील करेंगे। उसके अलावा लोगों का जो यूज है, हर घर नल से जल चल रहा है, तो आपको उसके लिए भी अलग अलग से कनेक्शंस चाहिए, उसमें भी पैसे लगते हैं। इस तरह से आप इसको याद याद करने का तरीका होना चाहिए, याद कैसे भी हो याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, 3,400 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी नेशनल कनाल जो है उसके भी रिस्टोरेशन के लिए और पक्का वाटर कोर्सेज बनाने के लिए। कुछ जगहों पे कच्ची सब कैनाल्स हैं, कच्चे एनिकेट्स हैं, ठीक है, सिर्फ मिट्टी से पत्थरों से और लोकल लोगों ने ही कुछ बना दिया है, ठीक है। अच्छा एफर्ट है जो गांव गांव में सरकारी जमीन होती है जिसको जोड़ा बोलते हैं, राइट। तो जोड़े की जमीन होती है तो उसके अंदर बस पानी भरा हुआ है, लोग यूज कर रहे हैं, तो ये भी कच्चा काम है। तो अपन को इसके लिए भी पक्के वाटर कोर्सेज की जरूरत है, तो उसके लिए भी पैसे यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर का इरिगेशन टास्क फोर्स एक बनाया गया सॉरी, जो कि ये चेक करेगा कि ये सारे काम, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारा पैसा एलोकेट करा जा रहा है, ये टाइम पर काम को कर भी पा रहा है या नहीं। मान लेते हैं टाइम पे कर रहा है, बढ़िया। नहीं कर पा रहा तो क्या कर लोगे? नहीं क्या? ओके, ठीक है। फार्मर वेलफेयर अनाउंसमेंट्स भी कुछ किए गए हैं अब, ठीक है। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। गंगकनाल के बारे में बात खत्म हो गई है। अब जब चीफ मिनिस्टर साहब कहीं पर गए हैं और उसके बारे में बात हो रही है, तो किसानों को कैसे भूल सकते हैं? हर पॉलिटिशियन का सबसे फेवरेट टॉपिक किसान ही होता है। करना कुछ है नहीं किसानों के लिए, और बात सबको करनी है किसानों के बारे में ही। एनीवे, तो प्रधानमंत्री किसान योजना का जो फंड है वो 9,000 करोड़ रुपए कर, सॉरी 9,000 रुपए कर दिया है साल का। पहले कितना था? 6,000 रुपए। 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर 4 महीने के गैप में 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को डीबीटी के थ्रू उनके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे थे। अब वो सेंटर की तरफ से अभी भी 6,000 रुपए ही है, राजस्थान सरकार ने उसको 9,000 रुपए कर दिया है, ठीक है। और उनका प्लान है कि हम इसको 12,000 रुपए कर देंगे एक दिन। आने दो वो एक दिन, हम इसको 12,000 कर देंगे, बांट दो सब कुछ फ्री में, कोई बात नहीं। लगभग 76 लाख फार्मर्स जो है राजस्थान में, वो अभी तक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत रिसीव कर चुके हैं। 44,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, और 33 लाख मेट्रिक टन वीट जो है वो प्रोक्योर किया जा चुका है थ्रू एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको सबको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या चीज होती है। एमएसपी वो होता है जो इतना पैसा, अगर आपका सामान है, अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया है और वो एमएसपी उसके ऊपर सरकार देती है, तो क्या, अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया है जैसे वीट, राइस के ऊपर एमएसपी देती है सरकार, राइस के ऊपर एमएसपी मिल रहा है इस देश में, शुगर केन के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं, खैर। अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया है और वो ओपन मार्केट में आप किसी कारण से नहीं सेल कर पा रहे हैं, मंडीज में यहाँ पर नहीं सेल कर पा रहे, आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, उनका सामान अपना सामान उनको नहीं बेच पाए, वट एवर बी द रीजन, आप अपना सामान सरकार को बेच सकते हैं। सरकार
एक मिनिमम प्राइस कोट करती है, वही होता है एमएसपी। एक मिनिमम प्राइस कोट करती है कि हम इतना पैसा देंगे इतना क्विंटल आपकी फसल के लिए, ये होता है एमएसपी। एमएसपी राजस्थान सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग से भी दे सकती हैं, भारत सरकार भी डिसाइड करती है। और ये आपको एक लिस्ट ऑफ क्रॉप्स है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स, ग्रेन सब कुछ आते हैं। तो उस लिस्ट में अगर आपका सामान आता है तो फिर आपको एमएसपी मिल जाएगी। सबको नहीं मिलती है एमएसपी, ठीक है ना? ओके, चलो। और हाँ, कुसुम योजना, कुसुम के बारे में अपन कई बार क्लास में बात कर चुके हैं। कुसुम किसके लिए है? सोलर एनर्जी के लिए है। राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो बहुत सीरियसली सोलर एनर्जी को अप्रोच कर रही है। हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को कंजम्पशन जो है उनको उनको कम करना चाहते हैं और ट्रांजिशन करना चाहते हैं टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी में राजस्थान के पास में 3 ऑप्शंस हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है एंड न्यूक्लियर पावर है। तो राजस्थान सरकार सोलर एनर्जी को बहुत सीरियसली अप्रोच करती है। कुसुम योजना में कंपोनेंट ए, बी और सी हैं, जिसमें राजस्थान जो है कंपोनेंट ए के अनुसार फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट रैंक पे है इन द कंट्री, और कंपोनेंट सी में हम थर्ड रैंक पे हैं, ठीक है। तो फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देने का काम जो है वो भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है। शुगर केन की एमएसपी 15 रुपए पर क्विंटल बढ़ा दी है, यही न्यूज है इसमें, ठीक है। 15 रुपए पर क्विंटल शुगर केन की एमएसपी बढ़ा दी है। और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट किया जाएगा श्रीगंगानगर में। तो श्रीगंगानगर खुद अपने आप में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट किए जाएंगे। जैसे कंवरसेन लिफ्ट कैनाल वहां पर बनाई जाएगी, उसका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा और उसके लिए इतने पैसे लगाए जाएंगे। वाटर कोर्सेज बनाए जाएंगे बीकानेर और गंगानगर के प्रोजेक्ट एरियाज में, जिसके इतना पैसा लगाया जाएगा। 200 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे पथका वाटर हाउसेस के वाटर कोर्सेज के लिए, जिसमें 44,000 हेक्टेयर्स की जमीन को पानी दिया जाएगा। 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इंदिरा गांधी नेशनल प्रोग्राम, सॉरी क्या कहते हैं, मेन कैनाल जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अलावा गंगानगर कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। और करणपुर, ये यूजलेस न्यूज है ये दोनों पॉइंट्स, आई एम सॉरी, इनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ गंग कैनाल जो है उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज हुई है वो, और किसानों वाला जो एक पॉइंट मैंने बता दिया एमएसपी का, शुगर केन की 15 रुपए पर क्विंटल एमएसपी बढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इतना ही था। आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली क्रिएट आउट ऑफ द ब्लू। 1925 के 5 दिसंबर को गंग कैनाल की स्थापना की, सॉरी स्टार्ट मतलब दे लेड द फर्स्ट स्टोन टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिंग इट, राइट। तो 5 दिसंबर को आज 100 साल पूरे हो गए। उसी के सेलिब्रेशन का कमेमोरेशन में कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए, वो अपन ने देख लिए। नेक्स्ट, एक ओके एक बीमारी होती है जो बर्ड्स को होती है, एवियन बॉटुलिज्म करके। ये जानलेवा बीमारी होती है और ये एक बैक्टीरिया से होती है। आई थिंक मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये एक बैक्टीरिया से होती है। एवियन बॉटुलिज्म जो होती है वो फेटल होती है, और एवियन इन्फ्लुएंजा ये भी बैक्टीरिया से ही होती है, और ये जानलेवा हो भी सकती है, इसका इलाज भी पॉसिबल है। एनीवे, एवियन बॉटुलिज्म न्यूज में क्यों आया? 2018-19 में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, सांबर लेक हो गया, या फिर सरिस्का हो गया, वाइल्ड बर्ड सेंचुरी जो हो गया, वहां पर बहुत सारी दुनिया भर की माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ठीक है। साइबेरियन क्रेन से लेकर आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हजारों की तादाद में बर्ड्स आती थी। 2018-19 में एवियन बॉटुलिज्म नाम की बीमारी उनको हो जाती है, और ये एक बैक्टीरिया से होती है, एवियन बॉटुलाजा करके एक बैक्टीरिया होता है, उससे होती है। और ये पोल्यूटेड वाटर में, अगर आपका वाटर सोर्स जो है वहां पर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूटेड है, कंटेमिनेटेड है, एडल्ट्रेटेड है, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया पाया जाता है। और बर्ड्स क्या होती हैं, इतना लंबा ट्रैवल करेंगी भाई, वो यहाँ पर आई हैं, दे आर कमिंग हियर टू ले एग्स एंड टू सोशलाइज, ठीक है। तो वो पानी वानी पीते हैं और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, वो जो बैक्टीरिया है वो उनकी बॉडी में चला जाता है, उनको बीमार कर देता है। एवियन बॉटुलिज्म फेटल है, क्योंकि एवियन बॉटुलिज्म जो है वो पैरालिटिक अटैक्स करता है बॉडी के अंदर, जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करता है। पैरालिटिक अटैक्स आते हैं, हार्ट अटैक आता है, लंग्स और जो दूसरे किडनीज वगैरह जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन फेलियर के कारण बर्ड मर जाती है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में बर्ड्स की मौत हो जाती है। तो कुछ सालों से एवियन बॉटुलिज्म वगैरह के ऊपर हमने कंट्रोल पाने की कोशिश की है। एवियन इन्फ्लुएंजा के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हमने कंट्रोल किया है। और इस साल इसी कारण से आपके सांबर लेक, पुष्कर के आसपास जो है लेक है, पुष्कर लेक है, सांबर लेक है, आपके केवलादेव नेशनल पार्क जो है उसमें आपके सरिस्का बर्ड सेंचुरी जो है वहां पे बहुत सारी बर्ड्स वापस आई हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट बोल देती कि भाई हमने कंट्रोल कर लिया, तो बर्ड्स कहाँ हैं? तो जी बर्ड्स यहाँ हैं, ठीक है। तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी, इसलिए ये न्यूज में है। मैं इसको क्लास में 3 से 4 बार ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, विल नॉट गो इन ग्रेट डिटेल, यही न्यूज है, ठीक है। तो एवियन बॉटुलिज्म और एवियन इन्फ्लुएंजा के ऊपर 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि लोगों को ये जानकारी दी जाए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं और जितने भी बर्ड वॉचर्स होते हैं, या जो भी आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं,
उनका यही काम होता है, उनको सिखाया गया है कि ये क्या चीज है। ओके, इसमें क्या किया गया है, हमने उनको बताया है आइडेंटिफाई करना कि किसी बर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है तो वो दिखने में कैसा होगा, बीमारी को प्रिवेंट करना, बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट करना, और डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आपकी जगह पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स किसी कारण से मरने लग जाती हैं तो दैट इज द कॉल फॉर डिजास्टर। ठीक है, कि भाई जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक हुआ है, इसका कुछ जल्दी से निजात पाओ, इससे कुछ निवारण निकालो इसका। दैट इज ऑल इट इज अबाउट। और कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ। किसने ऑर्गेनाइज किया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, देश नहीं सॉरी राज्य का पहला इस तरह का इनिशिएटिव है। वेटरनरी ऑफिसर्स आए थे रामसर वेटलैंड रीजन से, वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं, अर्ली डिटेक्शन की कोशिश की गई है, टाइमली डिजीज मैनेजमेंट हो, साइंटिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए बर्ड्स को, और हम अदरवाइज भी प्रिपेयर रहें कि आगे अगर कभी इस तरह का कोई अटैक आता है, इस तरह की कोई शिकायत आती है, सिर्फ एवियन बॉटुलिज्म और एवियन इन्फ्लुएंजा ही नहीं, बर्ड्स को होने वाली और बीमारियां जो होती हैं उनको अपन ठीक से टैकल कर सकें। इसकी क्या है हाइलाइट्स। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आया हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग डिजीज सर्वेलेंस, रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी एंड साइंटिफिक इंटरवेंशन इन द फील्ड। तो आप सबसे पहले तो सर्वेलेंस करेंगे, यानी कि डेटा इकट्ठा करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, कहीं बीमारी तो नहीं है। नेक्स्ट, अगर बीमारी हो जाती है तो रैपिड रिस्पांस होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट, उसके बाद में साइंटिफिक तरीके से इलाज करना है। ठीक है, और प्रिवेंशन होना चाहिए, वो भी साइंटिफिक तरीके से ही होना चाहिए। अर्ली साइंटिफिक डायग्नोसिस, विजिलेंस, इंटीग्रेटेड फील्ड रिस्पांस, ये सब जरूरी होते हैं। इस तरह के डिजीजेस जो होते हैं वो इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट उनका बहुत ज्यादा भारी होता है। सोच के देखो, अगर केवलादेव नेशनल पार्क में जो आप टूरिज्म के नाम पे बेचना चाहते हो, जो आप इकोसिस्टम को मेंटेन करना चाहते हो, उनका कोर पॉइंट क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स, और वही नहीं है। क्यों? क्योंकि एवियन बॉटलिज्म फैला हुआ है। तो ना तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई इनकम कर सकते हो, ना ही आप अपने इकोसिस्टम को बचा रहे हो। तो फिर उसको खोली क्यों रखा है, खत्म करो उस जगह को। राइट, वेरी गुड। इसका मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं इनका इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट होता है, उससे भी अपन को डील करने की जरूरत है। ये अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेटनरी टीम्स जो हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, और जो आसपास जो फार्मर्स हैं, जो ओके, सांबर लेक तो ऐसा कोई नेशनल पार्क वाले लेवल का प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। सांबर लेक के ऊपर भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, राइट। तो सांबर लेक के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स आसपास काम कर रहे हैं, उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो पोल्यूशन ना करें, और अगर कोई बर्ड उनके आसपास आती है तो वो मतलब दूरी बनाए रखें, राइट। क्योंकि ह्यूमन टू बर्ड और बर्ड टू ह्यूमन जो ट्रैवलिंग होती है पैथोजेंस की, वो डेंजरस हो सकती है। तो ये अवेयरनेस की बात होती है, ये भी होना चाहिए। और लाइफ स्टॉक सिक्योरिटी वगैरह जो है उसको अपन को स्ट्रेंथन करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करनी है, डिजिटल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ऐसा लैब नेटवर्क आपका डेवलप हो चुका होना चाहिए कि आप उससे डिटेक्ट कर सको कि क्या दिक्कत है, उसको कैसे डील किया जाए। और रैपिड रिस्पांस, हर जगह रैपिड रिस्पांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग, ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर प्रैक्टिकली आप नहीं देखोगे, डेमो आपने टीवी पे देख लिया कि क्या करना है, आपने स्क्रीन पे सीख लिया, आपने सिमुलेशन भी करके देख लिया, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली खुद करके नहीं देखोगे, एक क्या कहते हैं, खुद ट्रेन नहीं होगे, अपने हाथों से किसी ना किसी बर्ड को हैंडल नहीं करोगे, किसी को दिक्कत हो जाती है, तो फिर यूल फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो अब पेपर, एक तो कॉपी में पढ़ा हुआ और एक एक्चुअली एग्जाम में लिखा हुआ, दोनों में फर्क होता है, वही चीज है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक नया इंडस्ट्रियल बेस बन रहा है वेस्टर्न राजस्थान में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, जोधपुर पाली मारवाड़, अब ये 3 जगह जो हैं, मारवाड़ तो रीजन है, पाली और जोधपुर आपके वो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजस्थान का मैप आपके लिए जरूरी है। मारवाड़ रीजन कौन सा है, जोधपुर जो डायनेस्टी हुआ करती थी, जोधपुर किंगडम हुआ करता था, दैट वाज द मारवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। तो एक तरह से पूरा मारवाड़ रीजन, आपको राजस्थान का मैप उठाना है, उसके ऊपर मार्क करना है और फिर इस न्यूज को देखना है, तभी याद होगा, तभी आपको पता चलेगा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सपेंशन हुआ है एक तरह से इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब इसमें क्या है, चीफ मिनिस्टर का विजन है कि हम पूरे राजस्थान को डेवलप करना चाहते हैं, पूरे राजस्थान में डेवलपमेंट जो है वो ग्रीनफील्ड साइट्स में भी पहुंचना चाहिए, सिर्फ ब्राउनफील्ड एरियाज में ही डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। कितना एरिया में फैला हुआ है, 3600 एकड़ में फैला हुआ है, सॉरी हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, आई एम सॉरी। और राजस्थान का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है ये। ठीक है, जहां पर ये बन रहा है जेपीएमआई, ये राजस्थान का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसी के अंदर ये काम हो रहा है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो ये काम कर रहा है, और ये एक तरीके का स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसमें 51% इक्विटी राजस्थान सरकार की है और 49% इक्विटी जो है वो एनआईसीडीआईटी की है। ठीक है,
यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बहुत फैक्चुअल है, कुछ समझाने का है ही नहीं। बढ़िया। नेक्स्ट, इन आपको कनेक्टिविटी देखनी है, ठीक है, सेंट्रल राजस्थान, अच्छा ठीक है, सेंट्रल राजस्थान को विजुअलाइज करके देखते हैं। ओके, सो ये राजस्थान का मैप है, दिस इज द पार्ट ऑफ जैसलमेर, दिस इज पंजाब, एंड ऊपर चले जाएंगे अपन, एंड दिस इज गुजरात, एंड यहाँ नीचे आ जाएंगे अपन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली है, और यहाँ पर मुंबई है, तो डीएमआईसी कॉरिडोर ऐसे ही आता है ना, थोड़ा सा गुजरात से होता हुआ अहमदाबाद वगैरह, इनको गांधीनगर वगैरह इनको टच करता हुआ, जयपुर हो गया आपका, उदयपुर वगैरह वाला पोर्शन हो गया आपका, और यहाँ पर आपके अड़ता है, ये एक सेकंड, नवी मुंबई पास में ही है बिल्कुल, यहाँ पर अड़ता है, और ये पूरा का पूरा आ जाता है यहाँ पे, ऐसा ही है, मतलब ठीक है ना, थोड़ा सा समझ में तो आ गया ना, कैसा ही तो है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो डीएमआईसी कॉरिडोर है, इस एरिया को टच नहीं करता है ना, यहीं पर है आपका जोधपुर पाली वगैरह जो है, ठीक है, दिस इज बीकानेर, दिस इज जैसलमेर, दिस इज बाड़मेर, यहाँ पर जोधपुर है आपका, यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर आपका नागौर है, यहाँ पर आपका फलौदी वगैरह है, यही पोर्शंस हैं। डिस्ट्रिक्ट तो याद करने पड़ेंगे ना, दैट्स व्हाट आई सेड, आपको इंडिया का राजस्थान का मैप फिजिकल पॉलिटिकल टिप्स पे होना चाहिए। ओके, इस कॉरिडोर को डेवलप करने का मतलब है कि आपने इस जगह से इसको लिंक कर दिया, तो ये तो डीएमआईसी से लिंक किया है, पंजाब से भी तो आपके पास में ट्रैवलिंग हो रही है, पंजाब से आप राजस्थान क्रॉस करते हुए गुजरात जाते हैं, गुजरात से फिर आप महाराष्ट्र घुस जाते हैं, राइट तो पंजाब से जो अमृतसर वाला जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अमृतसर और लुधियाना जो इंडस्ट्रियल ब्लॉक है, वहां से अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज गुजरात जाना चाहते हैं तो वो हरियाणा जाएंगे, हरियाणा के बाद में डीएमआईसी आएंगे, फिर गुजरात जाएंगे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये एक तरीके का एक्सटेंशन डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वो चीज डेवलप हो, जुड़ जाए, राइट। बस वही न्यूज है, इतना ज्यादा कुछ सोच विचार करने की चीज नहीं है, उतना ही हो रहा है। तो अमृतसर जामनगर हाईवे वगैरह जो है उससे भी इसको कनेक्ट किया जाएगा, और पचपदरा रिफाइनरी वगैरह ये सब जो पड़ती हैं वो इसके साथ में ही आएंगी, और रीजन का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, दिल्ली मुंबई, एक सेकेंड, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसका की नोड की तरह उसको डेवलप किया जा रहा है, जोधपुर पाली के बीच में लोकेटेड है, जो कि एक नेशनल हाईवेज वगैरह को कनेक्ट करता है, एयरपोर्ट से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स भी यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन माना जाता है, और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक आपको अगर पता है कि न्यूज क्या है, तो उस न्यूज का फायदा क्या है, उसमें हो जो रहा है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उससे क्या अपन को क्या कहते हैं फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या सर्कमस्टांसेस इस वक्त वहां क्रिएट हो रहे हैं, ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा, बट बेसिक न्यूज का पता होना चाहिए, तो बेसिक न्यूज तो इतनी ही है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पे, जैसे कि बहुत सारी यूटिलिटीज क्रिएट होंगी, अंडरपास कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं, पावर सप्लाई वहां पर दी जा रही है, सी पावर सप्लाई दी जा रही है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है, और रेलवे लाइन बनाई जा रही है, उसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारे नेशनल हाईवे के अंडरपासेस वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि स्मूथ ट्रैफिक का रनिंग हो सके। इसके अलावा गैस सप्लाई दोगे आप, और पता नहीं यहाँ, हाँ ये रहा वाटर, मैं यही बोलने वाली थी कि पता नहीं पानी क्यों नहीं लिखा हुआ है, बिना पानी बिना बिजली के इंडस्ट्री नहीं होती है, तो पानी और बिजली दोनों मिल गया, उसके अलावा गैस सप्लाई भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट करोगे, इतना सारा काम होएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होएगा, और उसको करने के लिए आपको एक ट्रिगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो ट्रिगर इन्वेस्टमेंट यही है, 1578 एकड़ में 922 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे फेज ए के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 322 करोड़ रुपए दे रही है, और सॉफ्ट लोन के तौर पे अपन को 105 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, बाई 2042 आपके पास में 3 लाख जॉब सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट से बन जाएंगी, 1200 इंडस्ट्रियल यूनिट से भी ज्यादा का अपन के यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है बनना, और फेज बी जो है उसका लैंड एक्विजिशन वगैरह जो है वो फाइनल स्टेज पे है, और फेज सी इसके बाद में चालू हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि अपन इस बारे में 2026 के एग्जाम में पढ़ने वाले हैं, बट एनीवे ये न्यूज समझ में आ गई, बढ़िया, मैप में प्लेस करो और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी अपन ने एवियन बॉटुलिज्म और एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करी थी, उसी से लिंक करके देखेंगे, केवलादेव नेशनल पार्क जो आपका भरतपुर में है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं। मैम हर हफ्ते एक ही न्यूज ले आते हो, बहुत जरूरी है ना, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ती है, जियोग्राफी से जुड़ती है, करंट अफेयर्स से जुड़ती है, इसके अलावा इकोसिस्टम प्रोटेक्शन से जुड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि इस बार बर्ड्स थाउजेंड्स की तादाद में आई हैं, तो गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा ऐड भी कर रही है, गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा ऐड चल रहा है कि हमने देखो ये करके दिखा दिया, विच इज अ ग्रेट न्यूज, राइट, गवर्नमेंट की मेहनत है वो रंग लाई है कि हमने डिजीजेस के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल पाया है, तब जाके ये बर्ड्स जो है यहाँ आई है। मैम पोल्यूशन पे कंट्रोल, हाँ वाटर पोल्यूशन पे जिन जिन जगहों पे ये बर्ड्स आती हैं, एटलीस्ट उन उन जगहों पे देयर इज अ गुड रिजल्ट जो अपन को देखने को मिल रहा है, राइट, क्योंकि ये बार बार न्यूज में कवर हो रहा है, और अदरवाइज भी इट्स अ ग्रेट थिंग दैट हैज हैपेंड, तो आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है।
तो वाइब्रेंट विंटर रेफ्यूजी, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 के अनुसार ये सारी बर्ड्स जो हैं यहाँ पर देखी गई हैं। नॉर्दर्न पिनटेल, रेड क्रेस्टेड पोशार्ड, गढ़वाल, कॉमन कूट एंड कॉमन पोशार्ड। तो ये कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के नंबर में यहाँ आई हुई हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर। ओके, मेरी मानो, एक बहुत सिंपल सा काम करो। राजस्थान में जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा के हों, चाहे वो फौना के हों, जिसमें आपके पास में नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं और रामसर साइट्स हैं, इन सब की एक लिस्ट बनाओ और मैप के ऊपर लगाओ। मैप के ऊपर लगाओगे ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स और रामसर साइट्स मैप के ऊपर लगाओ। इसके अलावा आपके पास में मैप होने चाहिए कैनाल्स के, आपके पास में मैप्स होने चाहिए लेक्स के। अब इसमें कैनाल्स तो मैनमेड ही होती हैं, लेकिन लेक्स जो हैं वो नेचुरल भी होती हैं और मैनमेड भी होती हैं। लगाओ, इसको बनाओ। मैप जरूरी है, मैप करना पड़ेगा, तभी ये न्यूज सारी आसान होंगी, वरना नहीं होंगी। इसके अलावा अब ये तो बेसिकली यहाँ पर इस टॉपिक पे आया है तो मैंने यही चीज मेंशन करी है। आपके पास में इंडस्ट्रियल रीजन्स का मैप होना चाहिए, आपके पास में माइंस एंड मिनरल्स के मैप होने चाहिए, आपके पास में डेमोग्राफी का मैप होना चाहिए। उसके अलावा जो मेजर हाईवेज वगैरह हैं, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, उसका मैप होना चाहिए। आपके पास में टूरिज्म सर्किट के मैप होने चाहिए। राजस्थान में कितने टूरिज्म सर्किट हैं, डेजर्ट ट्रायंगल कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सारे आपको मैप से करने पड़ेंगे, आसान रहेगा। राजस्थान के जितने भी फोर्ट्स एंड पैलेसेस हैं जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सारे मैप के ऊपर डालो। गागरोन फोर्ट झालावाड़ कहाँ पर है, हाँ झालावाड़ है पर कहाँ पर है, राइट, मैप में डालो। सब मैप से करोगे, याद हो जाएगा। दिस इज माय गारंटी कि अगर आप मैप से मेहनत करोगे तो फिर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, चलो इधर आते हैं। ठीक है, तो सेंसस हुआ था और सेंसस से पता चला है कि जो पहले बहुत सारी रेयर स्पीशीज हैं उनके अंदर डिक्लाइन आया था। क्यों आया था? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था और वेटलैंड डायनेमिक्स जो है वो शिफ्ट हो रही थी। यानी कि जहां पर लेक होनी चाहिए थी, पानी इकट्ठा होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट जो राजस्थान में बढ़ती ही जा रही है हर साल, वो पानी के सोर्सेस कम हो गए या ऑलमोस्ट कह के तो खत्म भी हो गए। तो अगर पानी के सोर्सेस ही नहीं होंगे तो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज का जो पोर्शन था वो अपन ने क्या पता डील कराया कैसे, तो कुछ तो कराई है तभी तो बर्ड्स आई हैं। ठीक है, ओके। मार्श रिज जोन्स जो हैं वहां पर बहुत अच्छे से फीडिंग वगैरह होती है, रेस्टिंग साइट्स होती हैं, उनका भी इंप्रूवमेंट हुआ है। और बहुत सारी रेयर स्पीशीज हैं जो कुछ सालों से सेंसस में नहीं काउंट हो रही थी, वो भी इस बार अपन ने देखी हैं और काउंट की हैं। एक ये बर्ड है ओरिएंटल स्टॉक करके, ये कभी कभी ही दिखती थी पास्ट में, लेकिन सॉरी ये कभी कभी दिखती थी पास्ट में, लेकिन इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ओरिएंटल स्टॉक एक ऐसी बर्ड है जिसका वेट था लेकिन वो अपन नहीं स्पॉट कर पाए। अभी तक केवलादेव नेशनल पार्क में ओरिएंटल स्टॉक नाम की कोई बर्ड नहीं आई है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि भाई अगर हैबिटेट का प्रोटेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस बना रहेगा बर्ड्स को, तो फिर दिक्कत रहेगी। ठीक है, नहीं काम हो पाएगा। स्पीशीज काउंट सेंसस के अनुसार ये 38,000 में ना टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आई हुई हैं, तो 38-39,000 के आसपास अभी तक टोटल बर्ड्स आई हैं। 2,500 रेड क्रेस्टेड पॉलशार्ट आई है, 5,000 नॉर्दर्न पिनटेल हैं, 6,000 शवलर डक्स हैं और 7,000 के आसपास कॉमन कूट हैं। ये बर्ड्स हैं जो कि अपन ने अभी तक इतनी काउंट कर ली हैं सेंसस में और आती ही जा रही हैं। इसके अलावा तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये कितने हुए, 6, 4, 10, 7, ये तो 20,000 के आसपास ही बर्ड्स हुई हैं। 38,000 काउंट कर ली तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, तो मान लेना। लेकिन ओरिएंटल स्टॉक नहीं आई है तो वो नाम आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, ये अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन ये और बढ़ने चाहिए थे। हमारी उम्मीद और बर्ड्स की थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब थोड़ा सा कंसर्न भी बना हुआ है, माइग्रेटरी बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है वो अपन को कम देखने को मिल रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि बर्ड्स की जो बर्ड्स का नंबर और बर्ड्स का जो टाइप है वो शिफ्ट हो गया है, वो चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप सारा का सारा ब्लेम डाल सकते हो, और कौन कर रहा है? कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एलियंस आके कर रहे हैं। Despite climate change, despite climate change being a natural earthly phenomena, उसको सिवियरिटी और उसकी स्पीड में इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुआ है। क्लाइमेट चेंज हर कुछ हजार साल में होता है, ये अर्थ की एटमॉस्फेरिक साइकिल का पार्ट है, लेकिन इसका सिवियर हो जाना और इसकी स्पीड में इंक्रीज हो जाना, ये दोनों चीजें ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज है इरेगुलर रेनफॉल और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो है, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स का जो एक टिपिकल रूट होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके अलावा ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, अब ये ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस मैंने यहाँ अलग से मेंशन नहीं किया है, लोग शिकार भी करते हैं। बहुत
बहुत ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ है और इंडिया में फिर भी बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत और नेशनल न्यूज़ बन जाती है अगर बाय चांस आपने किसी ना किसी माइग्रेटरी बर्ड का शिकार कर लिया तो पाकिस्तान में शिकार करना, ईरान में शिकार करना इनका बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिसके कारण जब वो माइग्रेटरी बर्ड्स वापस लौट रही होती हैं, तो वो इंडिया को भी उसी नज़र से देखती है कि मारते हैं ये लोग सारे के सारे। तो वो उड़ते टाइम जब नीचे देखते हैं तो उनको सब एक ही नज़र आता है, उनको तो नहीं पता ना ये कौन-सी बॉर्डर कहाँ है। तो अगर आपके पड़ोसी कंट्रीज़ में भी अगर इनका कंज़र्वेशन ठीक से नहीं किया जाएगा, तो हमें भी नंबर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। उसका अपन कर कुछ नहीं सकते हैं, यहाँ पर अपन उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं। वो वाली प्रॉब्लम है। फूड स्कैर्सिटी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पानी के सोर्सेज़ कम होंगे या फिर खराब होने लग जाएँगे या फिर गायब होने लग जाएँगे, तो आपके पास में फूड स्कैर्सिटी रहेगी, बर्ड्स की फूड स्कैर्सिटी रहेगी, तो फिर वो आप कैसे मैनेज करोगे, वो भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। सोलर विलेजेस बनाए गए हैं रुको जोधपुर। जोधपुर में 2 गाँव हैं, नाड़िया और हरदाणी। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया है क्योंकि मैंने न्यूज़ में इनको यही बोलते हुए सुना है, एग्ज़ैक्टली यही तरीके से वो बोल रहे थे। मुझे नहीं पता वो लोकल्स बोल रहे थे या न्यूज़ रिपोर्टर्स बोल रहे थे, बट दिस इज़ हाउ यू प्रोनाउंस देम। आपको ये दोनों नाम याद करने पड़ेंगे। जोधपुर जिले में अरावली के जो स्लोपिंग एजेस हैं, स्लोपिंग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ एक तरह से वो टेरेन होता है। अरावलीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। दे आर लाइक अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द अर्थ। तो उसके ऊपर इरोजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसके कारण अरावलीज़ स्मूथ नहीं है, अरावलीज़ बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ हैं। अगर आप ऊबड़-खाबड़ एरियाज़ में सोलर पैनल लगाना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट सेफ। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उसका टेरेन को एक तरह से फ्लैट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? एक सोलर पैनल का एक डायरेक्शन होता है, हमेशा वो टेढ़े लगते हैं। अगर आपका जो अगर आपका जो क्या कहते हैं टेरेन है वो ऊबड़-खाबड़ है, जैसे ये टेरेन है, तो इसके ऊपर आप कैसे मैनेज करोगे सोलर पैनल लगाना, राइट? तो ये लो, दिस इज़ नॉट स्मूथ, दिस इज़ नॉट इवन। तो कभी किसी अब जैसे सनरेज़ हैं, तो वो यहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, यहाँ उस वक़्त नहीं पड़ रही, ठीक है? जबकि यहाँ पर सनरेज़ क्या हैं, एक सिंगुलर लाइन में आ रही हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रूटफुल है। तो इधर क्या किया है, इधर इस टेरेन को मैनेज किया गया है और विलेजर्स ने इन दोनों विलेजेस में ऊबड़-खाबड़ जो अरावली का जो स्लोप है उसके ऊपर अपने सोलर पैनल्स बनाए हैं। 100% विलेज लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो इन दोनों विलेजेस ने सोलर पैनल से ही बनाई है। दिस इज़ द न्यूज़। सोलर एनर्जी को हार्नेस किया गया है रॉकी और अनइवन टेरेन के ऊपर, ठीक है? कितनी जगह पे फैला हुआ है? 2000 बीघा। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है? लगभग 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पैदा हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा क्लीन एनर्जी का कंपोनेंट इन 2 विलेजेस में ही हुआ है। पिछले वीक की न्यूज़ थी, जोधपुर डिस्कॉम ने कंपोनेंट ए में 2000 मेगावाट का फिगर क्रॉस किया है। 100 मेगावाट तो यहीं से आ गए, ठीक है? राइट। ठीक है, 100 मेगावाट की कैपेसिटी है, 2000 बीघाज़ में हुआ है। टेरेन जो है वो पहले कंसिडर किया गया था कि भई कोई प्रोडक्टिव यूज़ इसका हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा रगेड है, बहुत ज़्यादा स्लॉपी है, तो इसको अपन ने यूज़ कर लिया है। सोलर डेवलपर्स ने इस रगेड स्लोप को स्टेबलाइज़ किया है और यहाँ पर इरोजन फ्री इंस्टॉलमेंट वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है? इन विलेजेस में एक मॉडल नाउ सर्व एज़ अ मॉडल फॉर प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लैंडस्केप्स, ठीक है? तो अगर आप स्लोप्स में या फिर रगेड टेरेन के ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, वो भी सोलर एनर्जी, तो ये एक एग्जाम्पल है दूसरी एरियाज के लिए भी जहां पर रेगेड टेरेन है कि आप वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ये बहाना अब नहीं चलेगा कि उबड़ खाबड़ जमीन है तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। तो देर इज अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन न्यूज में किसी ने नहीं बताया, बट देर इज अ सोल्यूशन एंड दीज टू विलेजेस आर अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दैट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से पता चलता है कि सोलर पोटेंशियल जो है वो सिर्फ फ्लैटलैंड तक ही लिमिटेड नहीं हो सकता है, हार्ड रॉकी सर्फेसिस के ऊपर भी हम सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमें सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन पूरे कंट्री में और स्टेट वाइज अगर बात करें तो पूरे स्टेट में हमें एक्सपैंड करना है, चाहे कितने भी चैलेंजिंग ज्योग्राफिकल रीजन्स हों। हमें बैरन डेजर्ट लाइक और रॉकी लैंड को कन्वर्ट करना है जहां पर हम विलेजेस में प्रोडक्टिवली सोलर एनर्जी बना सकें। और इंडिया के जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के जो हमारे एनडीसी गोल्स हैं, नेशनली डिटरमाइंड चैलेंजेस, उनका जो हमने एम ले रखा है, जो हमारा टारगेट है, हम उसको भी क्या कहते हैं अचीव कर सकते हैं। एनडीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी सीओपी 30 हुई थी बेलम ब्राजील में, अभी तक पार्लियामेंट चल रही है लेकिन कोई एनडीसीज की बात हुई नहीं है। लेट्स सी, आउट ऑफ पार्लियामेंट भी सरकार एनडीसीज दे सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट की मान्यता होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं एनडीसीज क्या आते हैं, जैसे ही आएंगे अपन इन सब चीजों को वापस लिंक करके पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत तगड़ा एक मार्केट है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट किस चीज का है? सोलर एनर्जी का। अगर राजस्थान में ही आप सोलर एनर्जी नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? ठीक है, ओके।
और लैंड यूटिलाइजेशन वगैरह जो है इस रगेड और अनइवन टेरेन को वैसे भी कहीं यूज नहीं कर रहे थे। फार्मिंग नहीं हो सकती रगेड टेरेन के ऊपर, बहुत ज्यादा रॉकी अगर स्लोप्स हैं और वहां पर अगर माइनिंग नहीं हो रही है किसी कारण से, तो फिर इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस, राइट? तो कब्जा करने के लिए आपने खुला छोड़ रखा जमीन को, तो उससे बढ़िया तो यहाँ पर सोलर पैदा कर लो। तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल, हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा सोil इरोजन वगैरह नहीं होगा। राजस्थान की अरावलीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इरोजन। तो आप इरोजन को रोक रहे हैं, है ना? रगेड टेरेन है, रॉकी है, तो इसका मतलब वहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह भी नहीं होंगे, डेवलप्ड फॉरेस्ट तो नहीं होंगे कम से कम, है ना? डैमेज फॉरेस्ट अगर हैं तो उसका भी यूज ही करा जा रहा है एक तरह से। लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और सोलर इंस्टॉलेशन होने के कारण हमने स्केलेबिलिटी दिखाई है, यानी कि हम ऐसी जगह के ऊपर भी सोलर एनर्जी बना सकते हैं जहां पर सोलर एनर्जी के पहले चांसेस ना के बराबर थे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट चालू किया गया है अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन सबको पता है, हर घर नल से जल। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश के हर घर पर हम नल से स्वच्छ जल पहुंचा सकें जो पीने लायक पानी हो। ठीक है, कमेंट्स असाइड, विजन तो अच्छा ही है। ओके, ठीक है, इधर ध्यान देते हैं। तो उसी के जल जीवन मिशन के अंदर ही नौनेरा और परवन अक्वार्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, अकावर्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट चलाया गया है। ये रहे दो, और चीफ मिनिस्टर श्री भजनलाल जी शर्मा ने खुद ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया है, ग्रीन लाइट दी है कि भाई इसके ऊपर काम चालू करो। अब क्योंकि काम चालू हो रहा है तो हमारे पास में डिटेल्स बहुत लिमिटेड हैं। ब्रिलियंट बात है, आपको ज्यादा चीज याद करने की जरूरत नहीं है। दो तीन जगहों का नाम है, नौरेरा, परवान और अकावड़। ये कहां कहां पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। इन चार जगहों के लिए पाइप ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर लाखों फैमिलीज के लिए प्रोवाइड करने का एक प्लान बनाया गया है। चार डिस्ट्रिक्ट, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, ये सारे के सारे हाड़ौती रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट? राजस्थान का मैप दिखाओ, वेरी गुड, हाड़ौती रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके चारों, और वहां पर ये दो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, नौनेरा कॉम्प्रिहेंसिव और परवाना कावर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें हर घर नल से जल देना है। ओके, नौनेरा के कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे। नौनेरा के फीचर्स में, एक्सक्यूज मी, फोन, राइट, आई एम सॉरी फॉर दैट, इंपॉर्टेंट मैसेज था, कोई बात नहीं। नौनेरा कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ के लिए? कोटा और बूंदी के लिए। कितने विलेजेस हैं, कितनी फैमिलीज हैं, कितने पैसे लगाए गए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए, बस आपको एक अंदाजा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए। वाटर रिजर्वर्स बनाए जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, उसके अलावा हम बहुत सारे सर्विस रिजर्वर्स बनाए जाएंगे, जो पानी का जो पाइपलाइन बिछाएंगे, उसमें भी अपन को कितने किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है, कुछ अंदाजा होना चाहिए आपके पास में। कितना मेन क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस, 4,500 किलोमीटर की पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। और कोटा और बूंदी में टोटल पंप हाउसेस 14 बनाए जाएंगे। ये आइडिया रखने की चीजें हैं, दो चीजें याद करनी है, प्रोजेक्ट का नाम और कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो नौनेरा कहाँ के लिए है? कोटा और बूंदी के लिए। परवाना कारवड़ कहाँ के लिए है? झालावाड़, बाड़ा और थोड़ा बहुत पोर्शन कोटा का। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 900 विलेजेस बारां के, 184 विलेजेस कोटा के, 311 विलेजेस झालावाड़ के। टोटल कितने विलेजेस हो गए, कितने हैमलेट्स? हैमलेट्स किसको बोलते हैं हिंदी में? ढानीज को। ठीक है, इतनी फैमिलीज को पानी दिया जाएगा, इतने करोड़ पैसे लगाए जा रहे हैं, रुपए लगाए जा रहे हैं, कितने ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, कितने वाटर रिजर्वॉयर्स होंगे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कितने लंबे किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, कितने टाइप्स ऑफ पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, ये चेंज भी होता रहता है। ठीक है, ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, जैसे जैसे काम होता है चेंजेस आ जाते हैं। नहीं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और किसके अंदर आता है? प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंदर आता है। जल जीवन मिशन एक नेशनल मिशन है जिसमें हम चाहते हैं कि हर घर, फंक्शनल हाउस होल्ड में एक टैप कनेक्शन दिया जा सके टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। दो डिफरेंट रीजन आर कवर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। जहां पर पानी की सुविधा है, पानी उपलब्ध है, वहां पर लोगों तक पानी पहुंचाना फिर भी आसानी से पॉसिबल हो पा रहा है। बट यू इमेजिन वेस्टर्न राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान, सेंट्रल साउथ राजस्थान, वहां पर पानी की कमी है, या फिर सॉरी, ठीक है, इन जगहों पे पानी की कमी है, तो यहाँ पर पानी पहुंचाना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए यहाँ पर पानी पहुंचाने की स्पीड जो है वो भी कम है। नौनेरा और ये जो प्रोजेक्ट हैं, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे अगस्त 2027 तक। बस यही प्रॉब्लम आ जाती है, हम कंप्लीट टाइम पे नहीं करते। होपफुली इस बार कर लेंगे, ठीक है, दिस होपफुली हम कर लेंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस एक्चुअली, इस तरह से करना, आई डोंट बिलीव इन दैट, पर ठीक है, अगर बिलीव करते हो तो मतलब आई डोंट नो, नहीं होता यहाँ पे, टाइम पे काम नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, उम्मीद है हो जाएगा। स्केल क्या है? पाइपलाइन नेटवर्क और रिजर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान डिनोट करते हैं। 2025 की दिसंबर में अगर आप प्लान ला रहे हो
और अगस्त 2027 पे कंप्लीट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है कि लॉन्ग टर्म ही हो रहा है। कोई बात नहीं, हम चीता लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? मध्य प्रदेश से लाएंगे। कहाँ लाएंगे? राजस्थान में लाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि बस यहाँ से उठाया और यहाँ लाके पटक दिया, नहीं, हमें एक पूरा कॉरिडोर डेवलप करना है। आई थिंक 3 या 4 हफ्ते पहले की मैंने वीकली न्यूज में कवर भी किया था कि एक पूरा का पूरा कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और वो जो कॉरिडोर डेवलप करेंगे, उस कॉरिडोर का काम यही होगा कि चीतास जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकें। वो सेफ होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इनका प्रेडेटरी कंपटीशन नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए, और इनके पास में प्रे की अवेलेबिलिटी भरपूर होनी चाहिए ताकि भूखे ना मरे। इतनी न्यूज है, न्यूज इतनी ही है। अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। राजस्थान और एमपी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और कॉरिडोर कहां से कहां तक चलेगा? रणथंबोर मुकुंदरा हिल्स तक चलेगा। और कहां से होगा? कूनो गांधी सागर चीता लैंडस्केप जो है वहां से होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में एरिया थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। मैं बता देती हूँ अभी। 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से 6500 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश में 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि 61% ऑफ द कॉरिडोर है। लाइक आई सेड, क्योंकि कूनो का जो एरिया है टॉप मोस्ट। एमपी का मैप कैसा है? इस टाइप का है ना, एमपी का मैप इस टाइप सा है, राइट? इस तरह से आके स्क्वायर बनता है। तो दिस इज द हाड़ौती रीजन। ये थोड़ा इंडिया का सा मैप नहीं लग रहा है, और मैंने एक तरह से थोड़ा सा वो नॉर्थ ईस्ट गायब कर दिया, विच इज वेरी बैड, बट ओके, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कूनो पालपुर एक्चुअली यहाँ पड़ता है, ठीक है ना। और मुकुंदरा हिल्स मुकुंदरा हिल्स इस तरफ पड़ता है और रणथंबोर इस तरफ पड़ता है। तो ये जो पूरा एरिया है, इस तरह का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द रियली बैड ड्राइंग, बट दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। मुझे मैप लगाना चाहिए था, मुझे अब लग रहा है कि मुझे मैप लगाना चाहिए था। मे बी नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगी मैप का। एनीवे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों राज्यों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने एरिया डिमार्केट ऑलरेडी कर लिया है जहां पर चीतास का फ्री मूवमेंट हो सके। ये वो सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स हैं जो इस कॉरिडोर में इंक्लूड की गई हैं। बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भैंसरोरगढ़ सेंचुरी, जो दोनों चित्तौड़गढ़ में है। रणथंबोर, सवाई माधोपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा, रामगढ़ विषधारी बूंदी, करौली धौलपुर नेशनल चंबल सेंचुरी ये कोटा में है। कम से कम राजस्थान में तो कोटा में ही पड़ता है। और नेशनल चंबल सेंचुरी अदरवाइज जो है वो ज्यादा इसका पार्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और शेरगढ़ ये 12, ठीक है। इन एरियाज को सेलेक्ट किया गया है इन राजस्थान, जहां पर चीताज जो हैं और जो दूसरे कार्निवोर्स हैं उनका सेफ और सूटेबल हैबिटेट है, जहां पर अच्छा खासा प्रे अवेलेबल है, वो शिकार करके खाना खा सकते हैं। और प्रपोज्ड कॉरिडोर में इनका बहुत बढ़िया एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम तैयार करा जा सकता है। ये सारे के सारे एरियाज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो यहाँ पर बहुत सख्त कानून लगते हैं प्रोटेक्शन के। पोचिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, एटलीस्ट इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। टाइगर्स के लिए राजस्थान हैज ऑलरेडी डन इमेंसली अ ग्रेट जॉब, और हम चीतास को भी अब मध्य प्रदेश से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी घड़ियाल ला चुके हैं चंबल सेंचुरी में, कोटा में मुकुंदरा हिल्स एंड चंबल सेंचुरी जो है उसमें हम ऑलरेडी घड़ियाल ला चुके हैं। दिस इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली बात है, चीता के लिए हम एक अच्छा लैंडस्केप प्रोवाइड करना चाहते हैं। फील्ड ऑफिसर्स जो हैं वो फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स का बस वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन वगैरह सब आ चुके हैं। जैसे ही इनको ऑर्डर मिलते हैं तो कॉरिडोर में चीताज का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ चीताज के लिए बहुत एक अच्छा स्टेप है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स भी हैं इस कॉरिडोर में, जिसके कारण चीताज और टाइगर्स कोहैबिटेशन भी देख पाएंगे, जो हमें अफ्रीकन हाईलैंड्स में, सॉरी अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में देखने को मिलता है। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट, गागरोन फोर्ट जो है झालावाड़ का, उसको पंच गौरव योजना के तहत वहां पर एक पेंटिंग कंपटीशन, सॉरी पेंटिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, और वो अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इतना ही है, गागरोन फोर्ट के अंदर पेंटिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। स्कूल के बच्चे आए थे, बहुत सारे हजारों की तादाद में स्कूल के बच्चे आए थे, उन्होंने सबने पेंटिंग्स करी वहां पे और पेंटिंग सबमिट करी। और जब द मोमेंट जब वो पेंटिंग चल रही थी, तो दुनिया में एक क्या कहते हैं, हाँ, पंचगौरव योजना के अनुसार दुनिया में नंबर ऑफ पीपल जो पेंटिंग कर रहे हैं किसी हिस्टोरिकल साइट के ऊपर, उसका अपन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही है। कितने बच्चे थे? 10 दिसंबर की बात है। और कितने बच्चे थे? 5,100 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गागरोन फोर्ट पेंटिंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली अपने योगदान को डॉक्यूमेंट करवा लिया। इतना ही है। गागरोन फोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। गागरोन फोर्ट इज द ओनली फोर्ट इन इंडिया, सॉरी इन राजस्थान, जो कि वाटर फोर्ट है, जल दुर्ग है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है।
अलग अलग टाइप के फोर्ट्स होते हैं ना, हिल फोर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट फोर्ट्स होते हैं, डेजर्ट फोर्ट्स होते हैं, वैसे वाटर फोर्ट होते हैं। गागरोन फोर्ट इज द ओनली फोर्ट इन एग्जाम्पल जो कि वाटर फोर्ट है। जैसे रणथंबोर फोर्ट है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट फोर्ट, है ना। जैसे गोल्डन फोर्ट ऑफ जैसलमेर है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिल फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिल फोर्ट। उसी तरह से गागरोन फोर्ट है झालावाड़ में, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर फोर्ट। ओके, इतना ही है। पंचगौरव योजना जो है उसमें इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में 5000 से भी ज्यादा बच्चे थे, 5100 बच्चे थे टू बी एग्जैक्ट। गागरोन फोर्ट फेस्टिवल, पेंटिंग फेस्टिवल वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। सुबह सुबह स्टार्ट हुआ था। फोर्ट की प्रेमिसेस को अच्छे से कलर, क्रिएटिविटी और एंथुसियाज्म से भर दिया गया। हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फोर्ट की हेरिटेज साइट जो है, जो उसका वाइब्रेंसी है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसको हाईलाइट किया गया। और इस इवेंट से जो रिकॉर्ड बना है वो न्यूज में आया है। न्यूज में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए आईबॉल्स और फुटफॉल्स को अट्रैक्ट करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। न्यूज इसको पॉजिटिवली कवर कर रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छा पॉइंट है। टूरिज्म का अट्रैक्शन है, हैंडीक्राफ्ट का अट्रैक्शन है, आपकी जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है राजस्थान की भी और इंडिया की भी, उसको भी एक बूस्ट मिलता है। ये सारी चीजें आपके लिए रेगुलर पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट हैं। पंच गौरव थीम जो है स्पोर्ट्स हेरिटेज और हाँ, ये पंच गौरव एक्चुअली चीज क्या है, इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। एक सेकंड, ये रहे 5 कंपोनेंट्स हैं। पंच का मतलब 5, गौरव का मतलब सिंबल्स ऑफ प्राइड। ओके, तो 5 सिंबल हैं प्राइड के झालावाड़ के लिए। ये बात झालावाड़ के लिए लागू होती है। गागरोन फोर्ट, संतरे की खेती, सांगवान के पेड़, कोटा स्टोन की माइनिंग और बास्केटबॉल का स्पोर्ट। ठीक है, तो ये 5 जो सिंबल्स ऑफ प्राइड हैं वो झालावाड़ के साथ हैं और इन्हीं 5 सिंबल्स को वहां पर सेलिब्रेट किया गया है। मैं यहाँ पर पॉइंट लिखना भूल गई, वहां पर टीक के पेड़ लगाए गए हैं, टीक की सैपलिंग प्लांटेशन हुई है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेड़ लगाए गए हैं टीक के। ये चीज मैं भूल गई थी लिखना, मैंने देखा अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट एनीवे बास्केटबॉल मैच हुआ था गर्ल्स टीम का, बॉयज टीम का। गर्ल्स टीम जीत गई क्योंकि उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी अमित कुमार जी दोनों खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है गर्ल्स ही जीतेंगी। स्पोर्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट को भी यहाँ पर प्रमोट किया गया है और राम उर्ज, और ठीक है, ओके ठीक है, इतना ही है। फोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी है आपके पास में, फोर्ट का आप ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं। फोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में यही है कि गागरोन फोर्ट का जो इवेंट है वो एक बहुत एक्सेलेंट एग्जाम्पल बन गया है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट का। सीधी सी बात है, हजारों हजार लोग कहीं पर इकट्ठे होंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप कोलकाता वाली न्यूज ना बन जाएं या बैंगलोर वाली भगदड़ वाली न्यूज ना बन जाएं। तो आपका मैनेजमेंट मैटर करता है, विच आई एम प्राउड टू से कि राजस्थान ने वो मैनेजमेंट यहाँ पर ब्रिलियंटली करके दिखाया, वो भी बच्चों के साथ। बच्चों को मैनेज करके दिखाओ कोई, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल लॉजिस्टिक्स, क्राउड कंट्रोल, इनको बहुत एफिशिएंटली हैंडल किया गया। स्टूडेंट्स और विजिटर्स सब सेफ थे, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, बहुत वेल मैनेज्ड इवेंट रहा है पूरा और लोगों ने कंफर्टेबली पार्टिसिपेट किया और एंजॉय किया है वहां पे। आज की लास्ट न्यूज, अरावली विरासत जन अभियान स्टार्ट हुआ है। अरावली की न्यूज सबको पता है, मैंने खुद ने भी एक्सप्लेन करी थी, राइट। क्या हुआ है, अरावली की डेफिनेशन चेंज हो गई। फॉरेस्ट सर्वे, और वही न्यूज है, मैं उसी तरीके से लिंक करूंगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अरावली क्या है, जमीन से, समतल जमीन से 3 डिग्री का एलिवेशन, 3 डिग्री है वो, ठीक है। समतल जमीन से 3 डिग्री का अगर एलिवेशन है, 3 डिग्रीज, तो वो अरावली का पार्ट है। लेकिन अरावली की नई डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, वो क्या हुआ है कि आसपास की समतल जमीन का एवरेज, उससे अगर आपका कोई पहाड़ 100 मीटर की हाइट पे है तो वो अरावली है, वरना बाकी अरावली नहीं है। अगर अरावली नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, बिकॉज अरावली क्या है, एक प्रोटेक्टेड जियोलॉजिकल, सॉरी, एक प्रोटेक्टेड लैंडस्केप है, एक प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल फीचर है, राइट, लैंडफॉर्म फीचर है। तो अगर वो अरावली नहीं है तो प्रोटेक्टेड नहीं है, और अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो वहां पर कंजर्वेशन एफर्ट्स के जितने भी कानून है वो नहीं लगेंगे। अगर कंजर्वेशन के कानून नहीं लगेंगे तो आपने जंगलों को भी कंजर्व नहीं किया, वहां पे पाए जाने वाले एनिमल्स को भी कंजर्व नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी वहां पर माइनिंग वगैरह होनी है, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी है, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा कंट्रोल हुआ करता था, एक्स्ट्रा जो उनके ऊपर एक नजर रखी जाती थी, बिकॉज वो कंट्रोल्ड एरिया में करते थे काम, तो वो एक्स्ट्रा नजर खत्म हो गई है। तो इलीगल माइनिंग के अलावा जो लीगल माइनिंग है वो भी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। अरावलीज इरोड हो रही हैं और उनके इरोड होने के कारण जो थार डेजर्ट के कारण डस्ट स्टॉर्म्स थे वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आ रहे हैं और दिल्ली का, जयपुर का और बाकी के एरियाज का AQI
बर्बाद हो गया है। दिल्ली में ग्रैब 4 लग गया, राइट? तो अरावली की डेफिनेशन वापस वही पीछे वाली कर दो, ठीक से कंज़र्व करो, दिल्ली साफ हो जाएगी, जयपुर भी साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो करना ही नहीं है अपन को। आपको लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, लेकिन आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करके नहीं बढ़ा सकते। कुछ आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, नेचर को कंजर्व करके चलना पड़ेगा। एंड आई थिंक अरावली वाला जो पॉइंट है वो बहुत जल्दी हमने देख लिया है असर करता हुआ। जनरली आप इकोसिस्टम को, नेचर को डिस्टर्ब करते हो तो बहुत सालों बाद में असर आता है, बट इसने तो 1 साल में असर दिखा दिया। तो आई एम अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट इसको कुछ कंट्रोल कर ले इसके ऊपर। यही है अरावली का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको चेंज करने के लिए वापस जो पहले से डिसाइडेड एफएसआई का जो स्टैंडर्ड था, अरावली की डेफिनेशन थी, उस तक पहुंचाने के लिए एक जन अभियान चलाया जा रहा है, अरावली बचाओ जन अभियान। यही है अरावली विरासत जन अभियान। हम अरावली की जो सुप्रीम कोर्ट ने नई डेफिनेशन एक्सेप्ट करी है उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि अरावली इसको वापस से रीस्टोर किया जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। और वीडियोस में लेकर आऊंगी। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो अदरवाइज इंपॉर्टेंट हैं, मैं आज के सेशन में नहीं कवर करी है मैंने, क्योंकि उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे टूरिज्म पॉलिसी आई है राजस्थान दिवस के दिन, सॉरी राजस्थान प्रवासी राजस्थान दिवस के दिन टूरिज्म पॉलिसी आई थी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं जिनका एक आपके पास में पूरा का पूरा बंडल होना चाहिए, तो दैट आई विल कवर। लेट्स सी मैं कब बनाती हूँ, ठीक है? 1-2 दिन में आपके पास में वीडियोस आ जाएंगी। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। अपन कल मिलते हैं।